अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक बायोलॉजी विद कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएस के लिए है, ब्रायोफाइट्स का। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और मैट्रिक वालों के लिए भी हो सकता है, लेकिन डिटेल हम बताएंगे बीएस वालों के लिए। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं और इनको किस तरह डिफ़ाइन किया गया है प्लांट किंगडम में। जो वर्ड ब्रायोफाइट है ना जी, वो दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रायोन और फाइटोन से। ब्रायोन का मतलब मोस और फाइटन का मतलब प्लांट, यानी कि मोस लाइक प्लांट। ऐसे लगे कि वो मॉसेस हैं बट वो हों प्लांट्स। ठीक है जी। अगर हम इनके थैलस की बात करें तो वो सिंपल फ्लैट से थैलस होता है, और थैलस हम एक ऐसे प्लांट को कहते हैं या ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि ट्रू रूट्स शूट्स में डिवाइड ना हुआ हो, मतलब एक ट्रू प्लांट ना लगे देखने में, लेकिन होता वो प्लांट है, उसको हम थैलस बोलेंगे। ठीक है जी। अगर हम इनकी बात करें तो किस तरह के हैबिटेट में ग्रो करते हैं, तो ये शेडी और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करेंगे। यही वजह कि ये हमें हिली एरियाज़ के करीब ज़्यादा नज़र आते हैं। नॉर्दर्न साइड पे जो हैं ब्रायोफाइट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, राइट। एक और जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है ये बात आपने याद रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है बेसिक एज द बायोलॉजी स्टूडेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि इनको एम्फीबियंस क्यों कहते हैं। इनको एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं, ऑल्दो ये लैंड प्लांट्स हैं, ये लैंड पे रह सकते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। मतलब विदाउट वाटर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कंपलसरी है कि वाटर हो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसी तरह अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो दो टाइप की प्लांट बॉडी है, एक है गमीटोफाइट और दूसरी है स्पोरोफाइट। ठीक है जी। गमीटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट जनरेशन है और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड करेगी? स्पोरोफाइट गमीटोफाइट पे ही डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? बिकॉज इसको न्यूट्रिशन चाहिए और वो ये डायरेक्ट गमीटोफाइट से लेगी। ठीक है जी। अच्छा जी। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो गमीटोफाइट जो है वो यूजुअली थैलस होता है, और अगर हम स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें वैसे तो ये हमेशा अटैच रहता है गमीटोफाइट से, बट ऑल्दो इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिएगा, जैसे ये एक कैप्सूल, लेट मी ड्रॉ इट, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लें अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये इसका एक फुट होता है। ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे फुट। ये जो आपको स्टॉक सी नज़र आ रही है ये सीटा, और ये कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर यूजुअली जो है वो स्पोर्स होते हैं जो कि आगे इसको रिप्रोड्यूस में हेल्प करते हैं। ये जो है वो गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ऑल्टरनेशन और जनरेशन होती है। गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट जो है वो आगे से गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ऑल्दो जो ये है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करती है और ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इन केस ऑफ रीसिया, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे रीसिया क्या है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके। चलिए, जब इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखें तो इनकी मेन डिवीजन जो है वो ब्रायोफाइटा है, और उसमें जो हम सबसे पहली क्लास पढ़ते हैं वो है हेपेटिकॉप्सिडा। ठीक है। हेपेटिकॉप्सिडा को यूजुअली हम लिवरवर्ट्स कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है एंथोकिरोटॉप्सिडा, जिसको हम एंथोसिरोस जो है इसमें मेन एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपके साथ। कॉमन इसको हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। इसमें हम रिशिया और मार्चेंटिया की मेन एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें एंथोसिरोस की। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है ब्रायोप्सिडा, इसमें हम फिनेरिया पढ़ेंगे। इन सब को एग्जाम्पल के साथ हम आगे पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल कि हेपेटिकॉप्सिडा किस तरह के होते हैं, एंथोकिरोटॉप्सिडा किस तरह के होंगे और ब्रायोप्सिडा किस तरह के होंगे। जब हम इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ रीसिया यानी कि लिवरवर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे रीसिया को, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जी। लेट्स स्टार्टेड जी। बुक से देखेंगे हम इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है जी रीसिया की अगर हम बात करें तो उसकी डिवीजन ब्रायोफाइटा क्लास मैंने आपको पहले बताई, हेपेटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्शेंटिएल्स और फैमिली रिशिएसी और जीनस रीशिया, राइट, रीसिया। और उसके बाद हम इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। जो थैलस है वो पहले ये देखिए बेस से सेम है, और फिर आगे जाके ये दो में डिवाइड करा है। इस तरह की डिवीजन को हम डायकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। और आगे देखें टिप्स में भी दो दो ब्रांचिंग है, मतलब आप ये जो इस तरह वाली ब्रांचिंग होगी इसको हम डायकोटोमस ब्रांचिंग बोलेंगे। ठीक है जी। ये अगर हम इनके लॉब्स की बात करें, जो इनके लॉब्स हैं ये यहाँ से थिनर होंगे, मतलब अपनी बेस से थिनर होंगे, और टिप्स से आते आते ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो बहुत प्यारी इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं, कलरफुल एग्जांपल्स मिलती हैं, ग्रीन कलर्स के होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है। इनके जो से ये डीप क्लेफ्ट और फरो होता है ना, यहीं पे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी।
इनको यूजुअली रोजेट्स ऑर्डर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है इनके पास स्टेम्स नहीं होती। आप देखिए इनमें स्टेम नज़र ही नहीं आती, मतलब होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है जो नज़र नहीं आती, और इतना ज़्यादा उसका कोई फंक्शन नहीं होता जैसे कि हमें एक प्रॉपर प्लांट में नज़र आता है, वो इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता, तो इसको रोजेट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, आगे हम बात कर लेते हैं इनकी राइजोइड्स की। ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आपको स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर्ली नज़र आ रहा हो तो एक मिनट, ये जी हमारे पास वर्टिकल सेक्शन है जी थैलस का। तो हम ये देखें तो ये हमें जो हैं वो स्केल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो नीचे स्ट्रक्चर्स हैं ये राइजोइड्स हैं, और राइजोइड्स हमें पता है न्यूट्रिशन और अटैचमेंट के लिए होते हैं। राइजोइड्स जो हमारे पास बने हुए हैं, और ये जो हमें सेंटर में नज़र आ रहा है ये एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हम आगे इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। तो इसके दो तरह के रीजन्स हैं, एक अपर एसिमिलेटरी रीजन और दूसरा जो है लोअर स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन से हमें पता चल रहा होगा कि यहाँ पे स्टोरेज होगी, जाहिर सी बात है फूड की स्टोरेज होगी। ठीक है जी, और अगर देखें इनके क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा कम क्लोरोप्लास्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस में कम रोल प्ले करेंगे, लेकिन जो से ये सेल्स हैं ये रिच होते हैं स्टार्च ग्रेन्स में फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरेज, यानी कि ये स्टार्च को फिर स्टोर करते होंगे अपने सेल्स में। ठीक है जी, और अगर देखा जाए तो ये सिंगल लेयर्ड स्केल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसिमिलेटरी रीजन की। ठीक है, ये वर्टिकल रोज ऑफ सेल होती है अबाउट 6 to 8 सेल्स इन हाइट एंड आर सेपरेटेड बाय लार्ज एयर स्पेसेस। द सेल्स ऑफ दीज फिलामेंट्स आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से आपको क्या हिंट मिला, रिच इन क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल ज़्यादा और फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ ज़्यादा, तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगे, मतलब ये प्रोड्यूस करेंगे फोटोसिंथेसिस करके फूड, और जो स्टोरेज एरिया वो स्टोर कर लेगा, लेकिन उसके पास स्टार्च भी रिच में इन रिच अमाउंट पर प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट होगा, जो कि वो स्टोर करेंगे। इसके अलावा जो इसकी अपर एपिडर्मिस है वो गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्पफुल होती है। इसकी रिप्रोडक्शन जी जो मैं आपको है वो स्लाइड से पढ़ाऊंगी। लेट्स मूव टू द रिप्रोडक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं जी रिप्रोडक्शन की। अगर हम देखेंगे जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह की है, तो जी डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस, मतलब होता क्या है कि कोई भी एक पोर्शन है थैलस का वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, जैसे हम एक फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में तो डेथ पार्ट नहीं ना होता, इसमें जो सा डेड पोर्शन है ना वो थोड़ा सा उतरता है, सॉइल पे गिरता है, और फिर अगर उसके अंदर एबिलिटी हो तो वो रिप्रोड्यूस कर जाता है। दूसरा मेथड है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, मतलब कुछ ब्रांचेस हैं जो कि ग्रो कर सकती हैं एक न्यू इंडिविजुअल न्यू थैलस में। फिर है बाय परसिस्टेंट एपिसिस, यानी कि कुछ टिप्स ऐसी होंगी थैलस के ऊपर जो कि परसिस्टेंट उसके साथ ही रहेंगी, लेकिन वो ग्रो कर सकती हैं एक पूरे न्यू थैलस के अंदर। उसके बाद है बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जैसे हमने पढ़ा है कि स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी स्वोलन बॉडीज़ हैं, एक मतलब एक पोर्शन थैलस का साइड से स्वोलो होना शुरू होगा, और वो स्वोलन पोर्शन जो है वो जब लेटरली ग्रो करेगा तो वो चेंज हो जाएगा एक पूरे थैलस के अंदर। ठीक है जी, बाय राइजोइड्स, हमने एक स्ट्रक्चर्स पीछे पढ़े थे, राइजोइड्स जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पूरे ग्रो कर सकते हैं एक न्यू थैलस में। ठीक है जी, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ओ गैमस रिप्रोडक्शन होगी इसमें। ओ गैमस रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर मेल गेमीट्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं और फीमेल गेमीट्स सेसाइल होंगे। ठीक है, और ये एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को जो है हम एंथ्रीडिया कहेंगे और फीमेल को आर्चिगोनिया। ठीक है, इसमें सम स्पीशीज़ जो है वो मोनोइशियस और होमोथैलिक हैं, और सम जो है डाइशियस और हेट्रोथैलिक हैं। मोनोइशियस का मतलब उस दोनों सेक्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, और होमोथैलिक का भी मतलब यही है, मतलब एक ही थैलस के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे। और डायोशियस का मतलब एक थैलस के अंदर सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होगा और दूसरे के अंदर दूसरा सेक्स। ठीक है जी, एंथ्रीडिया के बारे में हम पढ़ते हैं। ये प्रोड्यूस होता है इन द कैविटी ऑन द डोर्सल सरफेस कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर विद एन ओपनिंग ऑन एपिकल साइड। ठीक है जी, एंथ्रीडियल चैम्बर मतलब एक कंप्लीट थैलस है। लेट मी ड्रॉ इट। जी ये बनी हुई है, जैसे ये एक पूरा थैलस है, ये देखिए ये एक कंप्लीट थैलस है हमारे पास, ये एक कंप्लीट थैलस है हमारे पास, और ये इसके अंदर एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसको अरेज कर देते हैं। ये देखिए हमने पढ़ा कि एंथ्रीडियम जो है प्रोड्यूस इन द कैविटी ऑफ डोर्सल सरफेस कॉल्ड एंथ्रीडियल चैम्बर विद एन ओपनिंग ऑन एपिकल साइड। राइट, ये हमारे पास छोटी सी ओपनिंग, अगर आप देख सकें तो ये नज़र आ रही हो आपको, छोटी सी ओपनिंग होगी एपिकल साइड पे, और ये हमारे पास पूरा एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अमैच्योर एंथ्रीडियम इज अ स्टॉक्ड क्लब शेप्ड और पियर शेप्ड बॉडी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पियर शेप्ड टाइप है। ठीक है, एंथ्रीडियल स्टॉक इज़ मल्टी सेलुलर। ये देखिए छोटा सा एंथ्रीडियल स्टॉक, ये छोटी सी हमारे पास स्टॉक है, मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ, एक मिनट। ये जो सी हमारे पास छोटी सी एक स्ट्रक्चर है,
इफ़ इट विजिबल टू यू, ये देखिए ये जो उनकी 4 सेल स्ट्रक्चर है, छोटी सी ये स्टॉक है हमारे पास, इसको हम कहेंगे स्टॉक, और इसीलिए इसको मल्टी सेलुलर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 4 सेल नज़र आ रहे हैं इसमें। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो और इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो कहता है इनसाइड द जैकेट लेयर आर प्रेजेंट मेनी स्मॉल क्यूबिकल एंड्रोसाइड मदर सेल्स। अच्छा, अभी एंड्रोसाइड मदर सेल्स क्या है, डायग्राम को क्लियरली समझ लें तभी आपको समझ आएगा कि क्या कह रहा है वो। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए ये जो से मैं ये कलर कर रही हूँ, ये जो ये वाले सेल्स हैं ना, छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए हैं बहुत सारे, ये जो हैं हमारे पास इनको वो कह रहा है एंड्रोसाइट मदर सेल्स। यानी कि ये बाहर एक स्टॉक, ये देखिए ये एक स्टॉक, ये एक स्टॉक, उसके बाद ये स्टेराइल जैकेट, और ये अंदर एंथ्रोसाइट्स मदर सेल्स। ठीक है जी, आगे डिस्कस करते हैं। ये देखेंगे जी अब हम, ईच एंड्रोसाइट मदर सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म। अब ईच जो हमारे पास क्यूब है ना, मतलब ईच जो हमारे पास पोर्शन है, ईच ब्लॉक है जो, उसके पास क्या है, एक एक न्यूक्लियस भी है और एक एक डेंस साइटोप्लाज्म भी है। Each enterocyte metamorphoses into a single structure variously called एंथीरोजोइड, स्पर्मेटोजोइड और स्पर्म। ठीक है, हम इसको रेशिया में एंथीरोजोइड ही पढ़ेंगे, वैसे इसको स्पर्मेटोजोइड और स्पर्म भी कहा जाता है। अब ये किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, बायफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होगी। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये आगे स्पर्म और ये इसके 2 फ्लैजेला, एक छोटा है और एक बड़ा है। ये 2 फ्लैजेला किस काम के लिए, इसको मोटिलिटी देने के लिए। मैंने जैसे आपको बताया था ओगैमस जनरेशन होगी जिसमें मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होंगे। तो किस तरह मोटाइल होंगे, जब तक उनके पास कोई मोटाइल ऑर्गन ना हो तो ये फ्लैजेला उनके लिए एज अ मोटाइल ऑर्गन काम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जब होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे हमने पहले बताया था ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियंस हैं, उनको वाटर ज़रूरी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। तो होगा कि तब ही डिहिसेंस होगा इस इंथ्रीडियम का, ये वॉल जो है स्टेराइल जैकेट जो हमने दिखाई हुई है ये तभी टूटेगी जब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये फिर जितने एंड्रोसाइट सेल्स होंगे विद फ्लैजेला ये मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये कहाँ होती है, ये आर्चिगोनियल कैविटी में होती है और ये भी डोर्सल साइड ऑफ द गेमेटोफाइट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द नेक आर्चिगोनियम जनरली प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द कैविटी। अब इसकी भी अगर आप डायग्राम देखें गौर से, ये देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये देखिए ये बाहर हमारे पास जो है ये थैलस है, ये थैलस वाली लेयर है सारी जो सी इस तरह हमने दिखाई हुई है, स्केल्स हैं सारे, आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था ये। उसके बाद अंदर एक वेंटर है, ये अगर मैं इसको दिखा सकूँ, वेंटर, और उसके बाद ये अंदर एग, और ये इसके बाद जितने छोटे छोटे सेल्स हैं ना अंदर, ये जो उनसे 4 सेल्स है, 1 2 3 और ये नीचे 4, ये वाले जितने भी सेल्स हैं ना हमारे पास, ये इनको हम नेक केनाल सेल्स बोलते हैं। ठीक है जी, इनको हम बोलेंगे नेक केनाल सेल्स। ये हमारे पास एग आ गया, ये बाहर वाला थैलस है। ठीक है जी, सारी लेबलिंग हुई है आपको नज़र आ रही है ये, और ये जो से सेल्स हैं ना, ये वाले जो हैं ये वेंटर के पास सेल्स हैं सारे, तो ये वेंटर सेल्स कहलाएंगे। ये वेंटर सेल्स जो हैं वो 10 to 20 हो सकते हैं इन नंबर। और इसके बाद ऊपर हमारे पास एक सेल्स हैं, उनको हम कवर सेल्स बोलेंगे। एक मिनट, लेट मी शो यू। ये वाले सेल्स, ये वाले जो हैं इनको हम कवर सेल्स बोलेंगे, सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। या एन आर्चिगोनियम इज़ अ फ्लास शेप स्ट्रक्चर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा फ्लास शेप था, मेड अप ऑफ लॉन्ग एलोगेटेड नेक एंड अ ग्लोबुलर वेंटर which is sessile and surrounded by one celled made up of 10 to 20 cells. Neck consists of 4 to 6 canal cells and remains surrounded by 6 vertical row of cells. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे ये सारे सेल्स दिखाए थे और मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये जो सा वेंटर है हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास ये वेंटर, ये ग्लोबुलस सा स्ट्रक्चर है, ये जो सा सारा स्ट्रक्चर है ये वेंटर कहलाएगा, ग्लोबुलस सा स्ट्रक्चर। ये ऊपर नेक है और इसके अंदर प्रेजेंट है नेक केनाल सेल्स जी। तो हमारे पास जो से ये इसके अंदर वेंटर के अंदर ग्लोबुलस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स हैं वो वेंटर सेल्स, वेंटर केनाल सेल्स कहलाएंगे, और इधर जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो नेक केनाल सेल्स बनाएंगे, और ये बाहर वाले जो हैं रिमेनिंग सेल्स जो कि नेक के बाहर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगी, तो होगा कुछ यूँ, जैसे हमने देखा था कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है आर्चिगोनियम का, ये तो है सेसाइल, बट ये करेंगे क्या, एग सेल के अलावा कौन सा हमारे पास ये वाला सेल है एग सेल, ये वाला सेल एग सेल, इसके अलावा ये जितने भी बाहर सारे सेल नज़र आ रहे हैं ये म्यूसिलेनियस
सिक्रीशन बन जाएंगे, मतलब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिससे होगा क्या कि ये फैसिलिटेट करेंगे स्पर्म को कि वो इजीली एंटर हो सके आर्चिगोनियम में। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो जाइगोट बन जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था जो स्पोरोफाइट है वो 2n होता है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो होगी स्पोरोफाइट। एक जो है एन था इससे एंथीरोजोइड से, और एक आर्चिगोनियल मदर सेल से, वो दोनों जब फ्यूज़ कर जाएंगे तो हमारे पास 2n का स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये स्पोरो जाइकोट बनेगा एक्चुअली, पहले वो जो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। यही स्पोरोफाइट जो है आगे गमीटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। अब इनका लाइफ साइकिल देखते हैं कि स्पोरोफाइट किस तरह से गमीटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। चलो जी अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्पोरोफाइट 2n जाइगोट बन गया था ये किस तरह से अब गेमीटोफाइट को बनाएगा। ये देखिए ये वही हमारे पास आर्चिकोनिया है जिसके अंदर जाइगोट बना था। अब यही एज अ स्पोरेंजियम काम करेगा स्पोरोफाइट को गेमीटोफाइट प्रोड्यूस कराने में। ठीक है जी, जाइगोट के अंदर जो है वो रिडक्शन डिवीजन होगी। रिडक्शन डिवीजन क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि गेमीटोफाइट हैप्लॉइड है। अब हमें हैप्लॉइड जनरेशन को जो है वो प्रोड्यूस करना है। जाइगोट अब होता क्या है, मियोसिस में कहते हैं मियोसिस को पहले 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स बनते हैं। पहले ये देखिए ये 1 से 2 सेल्स बन गए और फिर आगे ये 2 से 4 यानी कि टेट्रेड बन जाएगा हमारे पास। अब इसके पास कौन कौन सी सेल्स हैं, कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। ये देखिए इनसे सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसको हम कैप्सूल कहेंगे, कैप्सूल वॉल। और जो सी ऊपर वाली 2 सेल्स की लेयर हैं जो बड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं इनको हम कैलेप्टरा बोलते हैं। कैलेप्टरा बोल देंगे जी इनको। लेट मी अरेज दिस जी। उसके बाद होगा क्या कि इसके अंदर जो है मज़ीद डिवीज़न होती जाएगी, मतलब 2 से 4, 4 से 8, इस तरह आगे डिवीज़न होती रहेगी और बहुत ज़्यादा सेल्स अंदर बन जाएंगे जिनको हम एंड्रोसाइट्स भी बोलेंगे, स्पोर सेल्स बोलेंगे, इनको हम स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है जी, ये स्पोर्स जो है मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास ये जैकेट भी आ गई है, स्टेराइल जैकेट। ये वही थैलस की जैकेट है जो हम इन द केस ऑफ गेमीटोफाइट भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब ये उनसे बहुत सारे स्पोर्स बन गए हैं। ये एक्चुअली फर्स्ट सेल हैं गेमीटोफिटिक जनरेशन के, यानी कि ये ऐसा फर्स्ट सेल है जो गेमीटोफाइट को बनाने जा रहा है। अब होगा कुछ यूँ कि ये देखिए ये 3 वॉल्ट चैम्बर में डिवाइड हो गए हैं। अब ये कंप्लीट स्पोर बन गया है। स्पोर की जो है वो हमारे पास 3 लेयर्स होंगी। ठीक है, 3 लेयर्स हमारे पास जो बन जाती हैं उनमें एक है एक्सोस्पोरियम जो सबसे आउटर लेयर होगी, थिन होगी, हार्ड होगी, क्यूटिनाइज्ड होगी, मतलब क्यूटिन होगा उस वॉल में। मिडल मीजोस्पोरियम होगी विच इज़ वेरी थिक एंड सॉफ्ट, मतलब मोटी भी होगी लेकिन सॉफ्ट होगी। फिर है इनर एंडोस्पोरियम जो कि मेम्ब्रेनस टाइप होगी, मतलब बहुत थिन सी होगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये एक दम सा स्पोर है, इसने 3 लेयर बनाई हुई है। अगर आपको क्लियरली विजिबल हो, आई थिंक जूम करके ज़्यादा विजिबल नहीं, ऐसे ज़्यादा विजिबल है। देखिए एक स्पोर के अंदर 3 लेयर्स बनी हुई हैं, ये यही लेयर्स हैं। ठीक है, अब ये स्पोर जैसे ही किसी फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो ये जर्मिनेट कर जाएगा एसेक्सुअली गेमीटोफाइट में, और इसी तरह ये जनरेशन चलती रहेगी। आगे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसी तरह ये लेक्चर कंप्लीट हो लेते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है? मतलब 2 जनरेशन हैं जो आपस में ऑल्टरनेट करती रहती हैं। मैंने बताया इसके अंदर 2 जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट, एक गेमीटोफाइट। स्पोरोफाइट जो थी वो डिप्लॉइड जनरेशन है यानी कि 2n, और जो गेमीटोफाइट है वो n जनरेशन है यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन है। ये देखिए जी हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। जैसे कि एक ये मैच्योर गेमीटोफाइट है, यहाँ पे हमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये एंथ्रीडियम और ये आर्चिगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम के अंदर जो है वो मेल गेमीट्स होंगे जो स्विम कर जाएंगे, फीमेल के अंदर इसके अंदर एग होगा और ये फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बना देंगे। यही आर्चिगोनियम जो है फिर वो यंग स्पोरोफाइट के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा। मैंने बताया था इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी। ठीक है, ये देखिए जैसे इसके अंदर ये स्पोर्स बने, पहले डिवीजन हुई, ये स्पोर्स बने, और जो से ये स्पोर्स हैं अभी कौन से होंगे? एन होंगे। क्यों होंगे? रिडक्शन डिवीजन की वजह से, मियोसिस की वजह से। और हमें पता है कि इन द रिजल्ट ऑफ मियोसिस हमेशा हैप्लॉइड जनरेशन ही आती है, एन जनरेशन आती है। अब ये देखिए ये हैप्लॉइड स्पोर्स हमारे पास बन के, ये स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो ये जर्मिनेट कर जाएगा यंग गेमीटोफाइट में, और एज अ रिजल्ट फिर ये मैच्योर गेमीटोफाइट बन जाएगा, और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। इतना सिंपल सा साइकिल है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।